नमस्कार। मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों में किस किस तबके पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, भरोसा खत्म होता जा रहा है। सबसे पहले मीडिया का नंबर आया। मीडिया पर से भरोसा उठता जा रहा है। मीडिया, जिसकी सबसे बड़ी ताकत विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वो इतनी जल्दी से अपनी विश्वसनीयता खोना शुरू करेगा और सरकारी बन जाएगा, ये हमने भी नहीं सोचा था। उसके बाद डॉक्टरों पर से भरोसा हटना शुरू हुआ कि ये डॉक्टर नहीं है, ये तो मनी मेकिंग मशीन है। इससे पहले, इन दोनों से पहले, नेताओं पर से भरोसा उठना शुरू हो गया था कि ये जो कहते हैं करते नहीं हैं, ये जो कहते हैं करते कुछ और है। इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से। नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं बल्कि आज़ादी छिन गई हमारी इमरजेंसी के दौरान। उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्होंने इस तरह का कोई नारा वगैरह नहीं दिया, लेकिन वो सिंपैथी वोट भी था। उसके बाद फिर वीपी सिंह आए, वो सामाजिक न्याय के मसीहा बनकर आए थे, लेकिन उनकी भी काफ़ी दुर्गति हुई आखिरी दिनों में। कोई उनको याद भी नहीं रखता। अब मुझे अच्छी तरह याद है जब वो इस्तीफ़ा देने जा रहे थे राष्ट्रपति भवन, तो 7 रेस कोर्स रोड से निकले थे। उस वक्त एक सड़क खाली होती थी उसकी, तो मैं अपनी जिप्सी में था, मैं नज़ारा देख रहा था। वाइट कॉन्टेसा में निकले थे, उनके पीछे पीछे उनके दरबारी भाग रहे थे। थोड़ी दूर तक भागे, नारे लगाते हुए कि राजा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान, अब देखिए न जाने कैसा मुल्क, उसने याद ही नहीं रखा। बहरहाल एक एक करके और लोग आते गए, अपने अपने नारे बताते गए, करते कुछ और गए या कुछ नहीं करते गए। होते होते बात यहाँ तक आ गई कि एक पार्टी के प्रेसिडेंट, बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह को सार्वजनिक रूप से मानना पड़ा कि हाँ, वो तो चुनावी जुमला था, 15 लाख की रकम। माने आप मान रहे हैं कि चुनाव से पहले कुछ भी अनाप शनाप वायदे कर दिए जाएं, जीतने की सूरत में करेंगे वही जो पहले से तय कर रखा है। तो ऐसे में नेताओं पर से भरोसा उठना ज़रूरी है, लेकिन सरकारों पर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। सरकार अलग चीज़ है, नेता अलग चीज़ है। लेकिन अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं मौजूदा सरकार के, हमें बार बार पूछना पड़ रहा है कि क्या इन पर भरोसा किया जाना चाहिए। अब आधार कार्ड को ले लीजिए। आधार कार्ड को लेकर जब तक ये लोग विपक्ष में थे, इतना इन्होंने उसके खिलाफ बोला, बहुत खिलाफ बोला। पहले आप वो सुन लीजिए, फिर ये चर्चा जारी रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि जो यूआईडाई, जिसको आधार कहते हैं, वो जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी क्या है। जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं जिनके द्वारा, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है और उसकी सुरक्षा क्या है। जहां तक मैंने जानने की कोशिश की है, कोई भी कहेगा कि मेरा यह पता है, मैं भारत में रहता हूं, तो वो आधार में रजिस्टर हो जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी बायोमेट्रिक्स डाटा लिया जा रहा है, जो गृह मंत्रालय लेगा। यूआईडी भी बायोमेट्रिक्स डाटा लेगा। अब जो भारत के नागरिक नहीं है, वो कहेंगे आधार में हमारा नाम चढ़ गया, अब मैं भारत का नागरिक हूं। इससे गंभीर अनिश्चितता पैदा होगी। हमने मांग की है कि भारत सरकार इस मामले को इमीडिएटली क्लैरिफाई करे, और जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर का जो मामला है, इसको स्थगित करना चाहिए। देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आपने ऐसा क्या पाप किया, सुप्रीम कोर्ट को डंडा चलाना पड़ा? जवाब दो। मैंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में प्रधानमंत्री को सवाल पूछे थे और मैंने कहा था, अगर इन सवालों को आप एड्रेस नहीं करोगे तो आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी, लाखों करोड़ों रुपये तबाह हो जाएंगे। तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मोदी जी ने जो सवाल उठाए हैं, इस पर हम सोचेंगे। नहीं सोचा, और उसी का परिणाम आया है कि आज उनको सुप्रीम कोर्ट का डंडा खाने की नौबत आई है। आधार किसी का है नहीं, पता नहीं कि गरीबी रेखा के नीचे कौन रह रहे हैं, किसका खाता खुलेगा, किसका खाता बंद होगा। किसी तरह की कोई जमीनी इसमें तैयारी नहीं।
उसके बावजूद भी ये कैश सब्सिडी के नाम पर जिस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, तो मुझे लगता है ये कैश फॉर कॉमन पीपल नहीं है, बल्कि कैश फॉर कांग्रेस कैडर होने वाला है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे, और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी तेजी लाई है और काफी बल दिया है, और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। आधार ही क्यों, जीएसटी के बारे में भी ऐसे ही लगातार बोलते रहे। 7 साल तक जीएसटी को रोके रखा, और जब खुद की बारी आई तो उसी बिल को पास करवाया। इस वक्त आधार को आधारभूत बनाया जा रहा है, और एक समय वो भी आने वाला है जब किसी के पास अगर आधार कार्ड होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो शख्स है ही नहीं। यानी हम सब अपनी अपनी शख्सियत के बावजूद सिर्फ एक नंबर में तब्दील हो रहे हैं। क्या इतनी सारी जानकारी अपने बारे में देना उचित था? और क्या उसी जानकारी को एक प्राइवेट कंपनी के सिम कार्ड का आधार बनाना भी उचित था? आज के दिन करोड़ों लोगों की जानकारी पब्लिक डोमेन में है। ये किस तरह का ये मुकाम हम देखने जा रहे हैं? ये हमें कहाँ ले जाएगा जहाँ हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता बिल्कुल निज रहे ही ना। ज़रा सोचिए। 60 के दशक की दिल्ली, 60s की दिल्ली, और उसके बाद फिर 70 के शुरू हुए वो दिल्ली, बड़ी अनोखी दिल्ली थी, बड़ी खूबसूरत दिल्ली थी, बड़ी छोटी दिल्ली थी, बड़ी शांत दिल्ली थी, जिसमें कोई भीड़ नहीं थी, जिसमें इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, सड़कें खुली खुली खाली रहती थी, हरियाली चारों तरफ थी। मुझे याद है जब एयरपोर्ट से लोग आया करते थे, विदेशी आते थे, तो ख़ासकर राजपथ पर उनकी बसें रुकवाते थे, अपनी बसें, वो फ़ोटो खींचते थे। अभी भी नई दिल्ली के कुछ इलाकों में वैसा ही है, लेकिन वरना दिल्ली बहुत फैल गई है, उसकी हवा प्रदूषित हो गई है, उसमें भीड़ बहुत बढ़ गई है, आबादी बहुत बढ़ गई है, गाड़ियों की तादाद बहुत बढ़ गई है। 60 और 70 दिल्ली की एक और पहचान हुआ करती थी, ऐसे रेस्टोरेंट जिनमें जूक बॉक्स लगा करते थे। जूक बॉक्स माने आप चवन्नी डालें और अपनी पसंद का गाना बजाएं, और साथ में चाय या कॉफ़ी पिए। कनॉट प्लेस में लेगुना होता था, कमला नगर में अजंता होता था, किंग्सवे कैम्प में सम्राट होता था। तब साउथ दिल्ली इतनी साउथ नहीं हुई थी, इतनी फैली नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा के ऊपर स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट होता था, जहाँ जूक बॉक्स होता था, चवन्नी डालिए, गाना सुनिए, कॉफ़ी मंगाएंगे तो एक बिस्किट, बादाम का बिस्किट मुफ्त मिलता था। वहाँ की बिरयानी भी बहुत मशहूर थी। खैर वो बंद हुआ। नीचे रीगल सिनेमा, एक ऐतिहासिक जगह दिल्ली की, अब वो भी बंद हो रही है। जब तक आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो बंद हो चुका होगा। बहरहाल ये वक्त की मांग भी होती है, और वक्त के साथ साथ बाज़ार की भी एक कंडीशन बन जाती है कि जो चीज़ें, जो जगहें कल को चलती थी, एकदम रवानगी थी जिनमें, वो ठंडी हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। रीगल सिनेमा को आर्किटेक्ट वॉल्टर साइक्स जॉर्ज ने डिज़ाइन किया था। शुरुआती मिल्कियत थी सर शोभा सिंह के पास, जिनके बेटे खुशवंत सिंह से हम सब वाकिफ़ हैं, स्वर्गीय खुशवंत सिंह। उसके बाद इसकी मिल्कियत गई दयाल परिवार को, वज़ीर दयाल परिवार। वज़ीर दयाल चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे CPWD के, जिनके नाम पर वज़ीराबाद वाटर बैराज भी है जमुना के ऊपर। वहाँ से इसकी मिल्कियत गई महाजन परिवार के हाथ में। थिएटर से ही इसकी शुरुआत है, यहाँ पर नाटक किए जाते थे। पृथ्वीराज कपूर का पठान यहाँ पर मंचित हुआ था, लोग देखने के लिए गए थे, और ये बहुत ही मशहूर सिनेमा साबित हुआ। ये कहा जाता था कि जो फिल्म किसी और सिनेमा हॉल में ना चले, उसे रीगल में ले जाइए, रीगल में वो ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। लंदन रिव्यू कंपनी ने भी यहाँ पर अपने परफॉर्मेंस दिए हैं, उन्होंने अपने नाटक किए हैं। अभी भी एक पुराना ग्रीन रूम बाकी है जो अब नहीं रहेगा। 70 का दशक और 80 का दशक, इन सालों में रीगल सिनेमा बहुत पॉपुलर था, बहुत मशहूर था, बहुत लोकप्रिय था, और जो फिल्में यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से चलीं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। बॉबी, रजनीगंधा, मिली, निशांत, अंकुर, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए। अभिमान में तो बहुत भीड़ आई थी अभिमान देखने के लिए, और फिर ये फैसला किया गया कि 4 हफ्ते की बुकिंग थी, उसके बाद भी ये फिल्म चलती रहेगी।
80 के दशक में जो फिल्में आईं जैसे प्रतिघात, पाताल, इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी भीड़ वहाँ पर आकर्षित की, खींची अपनी तरफ। और एक दफ़े अनिल कपूर और नसीरुद्दीन शाह रीगल में पाताल देखने आए थे, क्योंकि उन दोनों ने एक एक रोल किया था उसमें। और 100 दिन पूरे होने के बाद, इस फिल्म के 100 दिन पूरे होने के बाद, जो रीगल सिनेमा का स्टाफ था उनको बोनस भी बांटा गया था। 90 के दशक में साजन, दिल आशना और माचिस ने ठीक ठाक बिजनेस किया, अच्छा बिजनेस किया, लेकिन 90s में उस तरह से काम नहीं चल रहा था जैसे 80 के दशक में हुआ था और 70 के दशक में हुआ था। एक दफ़े जब पतन शुरू हुआ रीगल सिनेमा का, तो फिर छुपा रुस्तम, बस एक पल, आग, यात्रा, इन फिल्मों ने भी अच्छा काम, अच्छा बिजनेस नहीं किया। आखिरी दफ़े रीगल में हाउसफुल हुआ जब हाल ही में आमिर खान की दंगल वहाँ पर दिखाई गई और सलमान खान की सुल्तान दिखाई गई। मौजूदा जो मिल्कियत है जिनके पास, विशाल चौधरी, उनका ये कहना है कि लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि इस सिनेमा में राज कपूर की फिल्में दिखाई जाएं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था ये, इसलिए आखिरी 2 शो मेरा नाम जोकर और संगम चुने गए हैं। रीगल सिनेमा दिल्ली का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा है, बंद हो रहा है। उसके बाद क्या बनेगा, अटकलें सुनने में आ रही हैं। विशाल चौधरी का तो कहना है कि एक मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, लेकिन सुनने में ये भी आया है कि इसी में ही मैडम तुसाद्स म्यूज़ियम भी बनेगा। अब वो ऊपर बनेगा जहाँ स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट होता था, या नीचे बनेगा, देखना बाकी है। बहरहाल शक्ल बाहर से वही रहेगी, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है रीगल सिनेमा, अंदर से काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी और यही वक्त की पुकार होती है कि तब्दीली आए। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में भी अगले 2 साल में तब्दीली आए। आप देख रहे हैं जन की बात। यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नीचे छोटी सी घंटी बनी होगी, आप घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाएं आप तक अपने आप ही पहुंच जाए। नमस्कार।